बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने रेवेन्यूज़ के बारे में पढ़ा जो कि मुकम्मल मुकाबला के हवाले से थे। तो इसमें हम उजारादारी में या जो मोनोपोली का मार्केट मॉडल है उसमें हम रेवेन्यू की सिचुएशन पढ़ते हैं। तो ये इसमें देखें, ये टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेवेन्यू एनालिसिस अंडर मोनोपोली। एक आपको एग्जांपल दी, एक कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं इस टेबल में। तो इसमें देखें आप, ये जो फर्स्ट वाला जो कॉलम है ये जाहिर कर रहा है आउटपुट को जाहिर कर रहा है, पैदावार की इकाइयाँ। जो सेकंड वाला जो कॉलम है वो प्राइस को जाहिर कर रहा है। तो मोनोपोली में आपको पता है कि जो एक मोनोपोलिस्ट होता है वो एक प्राइस मेकर होता है। प्राइस मेकर का मतलब ये है कि वो प्राइस में उसको अपनी सप्लाई पे कंट्रोल होता है और प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। इस तरह से अगर वो 1 यूनिट सेल करना चाहता है तो वो 8 रुपीज़ प्राइस सेट करता है। अगर वो ये चाहता है कि वो ज़्यादा अपनी सेल इंक्रीज़ करके 2 यूनिट्स बढ़ा दे तो वो अपनी प्राइस में 8 से कमी करके 7 कर सकता है, क्योंकि वो प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। इस तरह से वो 7 रुपीज़ प्राइस में कमी करके 1 यूनिट की वो अपनी आउटपुट को की सेल बढ़ा सकता है। इस तरह से अगर वो ये चाहता है कि वो 3 यूनिट्स तक सेल करे तो वो अपनी प्राइस में मज़ीद 1 रुपये की कमी करके 6 रुपीज़ सेट कर देता है। इस तरह से वो प्राइस में कमी करता जाता है और अपनी सेल्स वो इस तरह बढ़ा सकता है। तो ये थर्ड वाला जो कॉलम है ये टोटल रेवेन्यू का कॉलम है। टोटल रेवेन्यू में कैसे हासिल होते हैं, प्राइस को सेल्स के साथ या आउटपुट के साथ मल्टीप्लाई करके ये टोटल रेवेन्यू हासिल हो रहा है। 8 × 1 = 8, 7 × 2 = 14, ठीक है। 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। इस तरह से इसका मतलब ये है कि 3 यूनिट्स 6 रुपीज़ पे सेल करके वो 18 रुपीज़ टोटल रेवेन्यू हासिल कर सकता है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि टोटल रेवेन्यू बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट पे आके जो टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम हो गए और उसके बाद गिरना शुरू हो गए। 18 हो गया, 14, इसमें कमी आ रही है। अब ये कमी क्यों आ रही है? इसलिए कि प्राइस जो है वो यहाँ पर आके इस पॉइंट के बाद जो है ये वाला जो पॉइंट है, इसके बाद जो प्राइस में जो कमी आ रही है वो उस प्राइस में तो कमी आ रही है, लेकिन प्रोडक्शन जो आउटपुट जो है उसमें इतना ज़्यादा इजाफा नहीं हो रहा जितनी प्राइस में कमी आ रही है। इस वजह से टोटल रेवेन्यूज़ कम हो गए, क्योंकि यहाँ पर जो मोनोपोलिस्ट की जो इलास्टिसिटी है वो लेस देन 1 हो गई है, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। इस वजह से यहाँ पर ये सिचुएशन हो गई है। अब ये वाला जो कॉलम है एवरेज रेवेन्यू का कॉलम या औसत वसूली, और आपको पता है कि जो एवरेज रेवेन्यू है प्राइस जो है उसी को हम एवरेज रेवेन्यू कहते हैं। इस तरह से जो ये वाला कॉलम है वही यहाँ पर आ जाएगा, एवरेज रेवेन्यू में आ जाएगा ये प्राइस वाला जो कॉलम है। और और ये वाला जो उसके बाद ये वाला जो लास्ट कॉलम है ये मार्जिनल रेवेन्यू का कॉलम है। मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो क्या होता है, टोटल रेवेन्यू में होने वाला जो चेंज है, जो एक एडिशनल यूनिट सेल करके, यानी कि ये एक एडिशनल यूनिट सेल करके टोटल रेवेन्यू में जो चेंज आता है उसको मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। जैसे कि पहले फर्स्ट यूनिट पे तो मार्जिनल रेवेन्यू 8 ही है, ठीक है, लेकिन जब सेकंड यूनिट सेल करते हैं 7 रुपीज़ के ऊपर तो जो टोटल रेवेन्यू में जो चेंज आता है वो 14 में से 18 को माइनस करें तो ये 6 हो गया। तो इस तरह से टोटल रेवेन्यू में 6 का चेंज आया है। ये प्राइस कम करने से टोटल रेवेन्यू में 6 का चेंज, मार्जिनल रेवेन्यू में 6 है ये, और टोटल रेवेन्यू में 6 का चेंज आया है। तो मार्जिनल रेवेन्यू जो है टोटल रेवेन्यू में होने वाले चेंज को जाहिर करता है। इस तरह 18 में से 14 माइनस करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, और ये 20 में से 18 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। 20 में से 20 को माइनस करेंगे तो ये इधर देखें ये 0 आ गया। यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू 0 हो गया। उसके बाद जो है मार्जिनल रेवेन्यू 18 में से 20 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू -2 हो गया है। 14 में से 18 को माइनस करेंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू 4 हो गया है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो मार्जिनल रेवेन्यू है यहाँ पर इसकी नेगेटिव वैल्यूज़ हो गई हैं। तो ये वाला जो एरिया है, ये जो रेंज है सारी, यहाँ पर इलास्टिसिटी चूँकि लेस देन 1 हो गई है, तो इस वजह से ये सिचुएशन है जब मार्जिनल रेवेन्यू माइनस में होने की वजह से टोटल रेवेन्यू में भी कमी आ रही है। तो अब ये जो सारा रिलेशनशिप है इसको हम डायग्राम्स के ज़रिए स्टडी करते हैं। तो ये देखें, ये मोनोपोली में जो है ना ये डायग्राम्स हैं।
ये जो फर्स्ट वाली दो हिस्से हैं इस डायग्राम के, जो फर्स्ट वाला हिस्सा है इसके अंदर ये यहाँ पर हमने टोटल रेवेन्यू लिया हुआ है और इधर एक्स एक्सिस पर पैदावार की इकाइयाँ, नीचे भी पैदावार की इकाइयाँ यहाँ पर ली हैं और यहाँ पर जो है ना औसत वसूली और मुख्ततिम वसूली के कर्व्स हमने बनाने हैं। तो ये देखें टोटल रेवेन्यू जो है वो पहले इंक्रीज़ हो रहा था, तो ये वाला जो हिस्सा है ये इंक्रीज़ हो रहा है इसमें, और इस पॉइंट यहाँ पर टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम हो गया, ठीक है, और उसके बाद डिक्रीज़ होना शुरू हो गया। तो ये वाला जो अब ये जो लाइन है, ये देखें, ये यहाँ पर ये जो लाइन है ये जाहिर कर रही है इन दोनों में रिलेशनशिप को। नीचे वाली जो डायग्राम है इसमें देखें ये वाला जो कर्व है ये एवरेज रेवेन्यू का कर्व है और ये वाला जो कर्व है ये मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व है। तो ये दोनों जो है वो नेगेटिव स्लोपिंग कर्व हैं और मोनोपोलिस्ट फेसेस आर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू ख़त औसत वसूली का ख़त है, ख़त तलब होने की वजह से ये हमें बताता है कि मुख्तलिफ़ कीमतों पर कितनी शय फ़रोख्त की जाती है। तो ये जो एवरेज रेवेन्यू का कर्व है इसी को हम डिमांड कर्व कहते हैं और ये नेगेटिव स्लोपिंग है। मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व भी नेगेटिव स्लोपिंग है लेकिन ये इससे नीचे होता है और ये ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरता है, ये वाला जो कर्व है मार्जिनल रेवेन्यू का। अब ये वाली जो लाइन है, ये वाला जो परपेंडिकुलर है, ये इन दोनों डायग्राम्स को लिंक कर रहा है। ये रिलेशनशिप हमें बता रहा है कि जहाँ पर टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होता है वहाँ पर जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो ज़ीरो हो जाता है। तो ये देखिए मार्जिनल रेवेन्यू का जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो है और उसके बाद ये नीचे वाले क्वाड्रेंट में चला गया, इसका मतलब है यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू की नेगेटिव वैल्यूज़ हैं और ये ऊपर वाले हिस्से में इसकी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो जब मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू पॉजिटिव होती हैं तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज़ होता है, जब मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है तो टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होता है। उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यूज़ जब नेगेटिव हो जाती हैं तो उसके बाद टोटल रेवेन्यू जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो ये इसमें रिलेशनशिप है। उसके बाद हम यहीं पर जो है ना हम इलास्टिसिटी को भी स्टडी करते हैं। जो एवरेज रेवेन्यू का कर्व है वो आपको पता है उसी को हम डिमांड कर्व कहते हैं, एवरेज रेवेन्यू के कर्व को ही, क्योंकि ये हमें प्राइस और जो है डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस में रिलेशनशिप बताता है। ये हमें बताता है कि मुख्तलिफ़ कीमतों पर कितनी अशिया फ़रोख्त की जा सकती हैं, कितनी उसकी डिमांड है। तो ये डिक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब है कि प्राइस में कमी करके डिमांड में इंक्रीज़ आता है, तो इसलिए ये इन्वर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस में और डिमांड में, तो इसलिए ये नेगेटिव स्लोपिंग है। तो अब ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो परपेंडिकुलर है, ये इसको इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है एवरेज रेवेन्यू के कर्व को, ठीक है। तो ये जो है ना देखें इस पॉइंट के ऊपर जो इलास्टिसिटी है वो इक्वल टू 1 है। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है, ठीक है। और इससे जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है, ये वाले हिस्से में इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है और इससे जो नीचे वाला हिस्सा है इसके अंदर लेस देन 1 होती है, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होती है, इसके ऊपर वाले हिस्से में ग्रेटर देन 1 होती है और ये नीचे वाले हिस्से में इसकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है। तो जो कोई भी जो मोनोपोलिस्ट है वो इस वाले हिस्से में अपनी आउटपुट और प्राइस का डिटर्मिनेशन करता है, यानी कि जब वो प्राइस में कमी करता है अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए तो वो बस इस हद तक कम करता है, इस पॉइंट तक कम करता है अपनी प्राइस में, इसके बाद वो मज़ीद कम नहीं करता, क्योंकि अगर वो मज़ीद कम करेगा तो उसका जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो नेगेटिव हो जाएगा और टोटल रेवेन्यू में कमी आना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर वो अपनी प्राइस का डिटर्मिनेशन और आउटपुट का डिटर्मिनेशन नहीं करता, बल्कि वो इसी वाले हिस्से में अपनी प्राइस और आउटपुट का डिटर्मिनेशन करता है, अपनी कीमत को कम करके वो बस इस हद तक गिराता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये दोनों का, ये जो तीनों जो डायग्राम्स थी, तीनों कर्व्स थे, ये उनका रिलेशनशिप था। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।